हेलो दोस्तों, रुद्राक्ष विद अ न्यू वीडियो व्लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल होप सो आप सारे अच्छा कर रहे हैं। सेकेंडरी, ये वाला पर्टिकुलर व्लॉग वॉइस ओवर है क्योंकि जो मैंने रिकॉर्डिंग सेटअप किया है ऑस्मो के साथ वो इतना बढ़िया काम नहीं कर पाया। तो सारी की सारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट करने के बाद जो ऑडियो है वो बहुत ही ज़्यादा अनयूजेबल निकली। तो डेफिनेटली आई हैव टू इम्प्रूव माई रिकॉर्डिंग सेटअप। बट फिर भी मैंने बोला कि रिकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी हुई है जहाँ पे हम एक्सपल्स को ट्रिप के लिए लेकर गए थे। तो आई वुड स्टिल वांट टू शेयर दिस विद यू पीपल। तो इस बार ही वॉइस ओवर है, होप आप लोग इसे इन्जॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अभी हम जा रहे हैं खजियार। इस बारी बाइक को मैं खजियार लेकर गया था स्नो के अंदर राइड करने के लिए। तो ये वीडियो ब्लॉग उसी की रिगार्डिंग है। प्लस बाइक एट दिस मोमेंट 128 किलोमीटर चल चुकी हुई थी। तो हम लोगों ने यहाँ से खजियार का सारा ट्रैवल कंप्लीट किया जो कि रफली 35 किलोमीटर के अंदर का ही था। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा प्रॉब्लम्स के बारे में जो अभी तक एक्सपल्स में मुझे आई हैं और जिसके लिए मुझे नीचे एजेंसी जाना पड़ा। तो पहली प्रॉब्लम आई है चेन रस्ट की। तो सरप्राइजिंगली चेन बहुत जल्दी रस्ट पकड़ गई। तो इसके लिए मुझे एजेंसी जाना पड़ा और उनके पास चेन स्प्रे नहीं था। तो उन्होंने ऑयल यूज़ करके चेन को ल्यूब करा। तो टेम्परेरी बेसिस पे चलो दैट्स अ सोल्यूशन, बट मेरे हिसाब से इस तरह की चेन्स के ऊपर चेन स्प्रे यूज़ करना चाहिए। सेकंड जो इशू आया वो है थ्रॉटल प्ले का। तो जो अपनी थ्रॉटल केबल है उसमें बहुत ज़्यादा प्ले है, तो उसकी वजह से गाड़ी के में यानी मिसिंग बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो वो जाके मेरे को पर्टिकुलरली रीएडजस्ट कराना पड़ा और अब जाके बाइक का जो क्रिस्पीनेस है, पर्टिकुलरली रिस्पॉन्स को बहुत ही बढ़िया हो गया जो पहले नहीं था। थर्ड, मेरे को क्लच को रीएडजस्ट कराना पड़ा बिकॉज जो पर्टिकुलर सेटिंग के ऊपर क्लच अपना था यानी वो इतना भी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो कंफर्टेबल ड्राइविंग के लिए अब मैंने थोड़ा सा जो क्लच है पर्टिकुलरली अपनी नीड के हिसाब से सेटअप करा लिया और अब गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी बहुत ही बढ़िया हो गई है। थ्रॉटल के बिल्कुल केबल जब से मैंने एडजस्ट करी है उसके बाद से जो रिस्पॉन्स है वो बहुत बेटर हो गया और अब और ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसको ड्राइव करने में। अब मैं बात करना चाहूँगा बाइक के इंजन करेक्टरिस्टिक के बारे में। तो यार बाइक का इंजन अब इतना गाड़ी को ड्राइव करने के बाद और पर्टिकुलरली इस ड्राइव में जब मैं इसको लेकर गया हूँ तो एक मेरे को चीज़ रियलाइज हुई है, वो है कि देयर इज़ अ ड्यूल करेक्टर टू दिस इंजन। 6000 आरपीएम के नीचे हाँ सिटी बाइक की तरह बहुत अच्छा चलता है, बट आफ्टर 6000 आरपीएम अगर आप इसको खींचना स्टार्ट करो तो ये एक्चुअली खुलता है। और उसके पीछे का रीज़न है कि एक्चुअली जो अपना मैक्सिमम टॉर्क डिलीवर करता है वो 6000 आरपीएम के राउंड अबाउट ही करता है और मैक्स जो इसकी हॉर्स पावर है वो इसकी 7000 आरपीएम के ऊपर है। तो 6000 आरपीएम के ऊपर जब आप इसको खोलते हो तो बाइक बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सेलरेट। इट कॉट मी बाय सरप्राइज क्योंकि ये सेम करेक्टरिस्टिक जो मेरी दोस्त की पुरानी CBR 250R थी उसके जैसा बिल्कुल है। तो अगर आप इसको 6000 के नीचे चलाओगे तो हाँ बाइक बहुत सेडेटेड और काम वे में ड्राइव करेगी, बट एज सुन एज आप इसको 6000 आरपीएम के ऊपर लेके जाओगे बाइक जुप से बिल्कुल स्पीड पकड़ती है। कंपेयर टू अगर मैं थंडरबर्ड बात करूं, पर कंपेयर टू थंडरबर्ड बाइक बहुत फास्ट एक्सेलरेट करती है। तो हाँ दोनों, ये थंडरबर्ड से ज़रा सी जबकि पावर कम जनरेट करती है, ये 19 bhp जनरेट करती है और थंडरबर्ड अपनी 20 bhp के राउंड अबाउट जनरेट करती है, बट ये बाइक बहुत क्विक है कंपेयर टू थंडरबर्ड। तो अगर मैं बात करूँ 100 किलोमीटर के नीचे नीचे ड्राइव करना है आपको गाड़ी को, जो कि मैक्सिमम आप इंडियन सिटीज़ में वैसे भी 100 के ऊपर तो कहाँ ही लेके जाओगे, तो ये बाइक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है ड्राइव करने के लिए इन सिचुएशंस के अंदर। कंट्रोल बाइक का बहुत ही बढ़िया है, बट एक चीज़ है कि अगर आपको एडीवी बाइक ड्राइव करनी है, कोई भी एडीवी बाइक मैं बोलूँ हिमालयन होगी, एक्सपल्स होगी, या आप फॉर एग्जांपल KTM 390 है या फिर अपने पास अफ्रीका ट्विन है, इनको चलाने के लिए आपको एक एडीवी बाइक को ड्राइव करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। क्यों? पर्टिकुलरली जो राइडर ज्योमेट्री है वो बहुत डिफरेंट है। तो दीज आर टॉल बाइक्स, तो आपको एक बार ही इसको चलाने की आदत डालनी पड़ती है। और वो बेसिकली आदत क्या है कि जब आप इसको ड्राइव कर रहे हो तो अपनी बाइक के मीटर की तरफ मत देखें, आगे की तरफ देखें, और नेचुरली आपकी बॉडी यानी बहुत जल्दी उसकी आदत हो जाती है और आप ऑटोमेटिक वे में इसे कर्व करना सीख जाएंगे। सेकेंड थिंग जो मैं बात करना चाहूँगा वो है पार्ट अवेलेबिलिटी का। अभी तक हीरो की एजेंसी मुझे ना तो इसके हैंडल बार रेजर प्रोवाइड करा पाई है, ना इसका गियर लीवर एक्सटेंडर मिला है और ना ही सेंटर स्टैंड मिला है। तो ना ही उसका कोई आइडिया उनको कि कब आएगा। मैं 2-3 बारी उनसे बात कर चुका हूँ, तो उनका हर बारी का आंसर यही है कि जी पार्ट्स अभी अवेलेबल नहीं हैं, हमने ऑर्डर लगाया हुआ है, जब आएगा तब आएगा। हाँ एक चीज़ मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो फॉल्ट है मीटर के नीचे मॉइस्चर इकट्ठा हो रहा है।
ये बहुत कॉमन फॉल्ट है, कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉल्ट नहीं है। तो इसके अंदर हो क्या रहा है कि पर्टिकुलरली अपना जो मीटर है, ठीक है, उसके नीचे कंडेंसेशन इकट्ठी हो जा रही है। तो मैंने इसको सेम अपनी एजेंसी के अंदर दिखाया, तो उन्होंने बोला आइदर हम इसको रिपेयर करेंगे आपके मीटर को, या पूरा का पूरा मीटर असेंबली ही रिप्लेस कर देंगे। तो इस मामले में मैं हीरो का एटलीस्ट ये बोलूँगा कि ये डिनाई नहीं कर रहे हैं, मेरे को ये नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, गोली नहीं दे रहे हैं कि भाई ये ऐसा ही होता है, जो कि एक सही में मेरे को रॉयल एनफील्ड के शोरूम के अंदर आंसर मिला था कि हाँ, रॉयल एनफील्ड की बाइक्स ऐसा ही करती हैं, जाओ। तो एटलीस्ट हीरो एक्नॉलेज कर रहा है इन प्रॉब्लम्स को और उनको रिपेयर करने की भी बात कर रहा है। हाँ, पार्ट्स अवेलेबिलिटी इशू है, बट आई होप डाउन द लाइन ये प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इनमें से कोई भी जो इशू है इतना बड़ा नहीं है कि आप इस बाइक को ना लें। बाइक रिफाइंड है और सही में फन टू ड्राइव है। नाउ अगर हम अब बात करें कंट्रोल के बारे में, तो बाइक का कंट्रोल बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही प्रिडिक्टेबल है। तो आप अगर इस बाइक को ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ड्राइव कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि बाइक हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है और ये आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बाइक बहुत ही प्रेडिक्टेबल वे में चलती है और हैंडलिंग बहुत ही प्यारी है। अनदर थिंग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, मैं किसी भी चीज़ को शुगर कोट नहीं करना चाहता हूँ, जो सच है वो सच है। बाइक में वाइब्रेशंस प्रेजेंट हैं और स्पेशली बड़ी अजीबोगरीब सिनेरियो है कि 6000 आरपीएम जो जहाँ पे यानी एक्चुअली इसका पावर बैंड खुलना स्टार्ट होता है, जो अपना फ्रंट वाइजर है इसका, जो विंडशील्ड है, वहाँ पे वाइब्रेशन आपको फील होती है। तो एक अजीब सी बज सी है, यानी प्रॉपर उसे वाइब्रेशन भी नहीं बोलूँगा, मुझे ये नहीं पता कि वहाँ पे इनको कोई चीज़ टाइट करने की रिक्वायरमेंट है, मीटर से आ रही है कि वो वाइजर से आ रही है, बट इंजन की वाइब्रेशन नहीं लग रही है मुझे। ये कोई पार्ट है जो कि बज करना स्टार्ट कर देता है 6000 आरपीएम के ऊपर। तो मैंने ये चीज़ भी एजेंसी में भी दिखानी है, उनके साथ अभी मैंने ये शेयर नहीं करा, तो लेट्स होप। बट मैं एक पुराना रॉयल एनफील्ड राइडर हूँ, कंपेयर टू दैट तो ये वाइब्रेशन कुछ भी नहीं है। तो ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, बाइक सही में कंफर्टेबल है राइड करने को, ठीक है। बाइक स्टेबल है कॉर्नर्स के ऊपर, प्रेडिक्टेबल ब्रेकिंग है और सीट सरप्राइजिंगली कंफर्ट है। जो मेरे को स्टार्टिंग में लगा था कि सीट इसकी इतनी कंफर्टेबल नहीं है, जो मैंने अपने प्रीवियस उसके अंदर भी जब फर्स्ट रिव्यू के अंदर बताया था। आफ्टर ड्राइविंग दिस बाइक सो मैनी किलोमीटर्स, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो राइट नाउ बाइक हमारी 225 किलोमीटर चल चुकी है। पिछले 100 किलोमीटर में जो चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है वो ये कि एक्चुअली सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये चीज़ मेरे को लग रही थी कि अनकंफर्टेबल है क्योंकि मैं थंडरबर्ड से मूव ऑन कर रहा था इस सीट के ऊपर, बट सरप्राइजिंगली बाइक की सीट कंफर्टेबल है और लॉन्ग जर्नी के अंदर आपको कंफर्ट प्रोवाइड करती है। अनदर थिंग जो कि मैं बात करना चाहूँगा इस बाइक के बारे में, वो एक विशफुल थिंकिंग है। अगर वो करा होता तो ये बहुत ही सुपीरियर बाइक हो जाती। वो था स्लीपर क्लच। इस बाइक में स्लीपर क्लच नहीं आता है। अब उसके लैक में होता क्या है कि जब आप बहुत एग्रेसिव डाउनशिफ्ट्स करते हो, ठीक है, आप जब उतराई के ऊपर आप एग्रेसिव डाउनशिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको व्हील हॉप मिलता है। तो मेरे जिन व्यूअर्स को नहीं पता है स्लीपर क्लच क्या होता है, स्लीपर क्लच टेक्नोलॉजी बेसिकली अपनी जो लेटेस्ट बाइक्स आ रही हैं, KTM 390 होगी और भी आई थिंक सो इंटरसेप्टर के अंदर भी आता है। इसके अंदर क्या है कि अगर आप एग्रेसिव डाउनशिफ्ट भी करते हो, जिस बाइक में स्लीपर क्लच होगा, तो पिछला टायर जो है आपका लॉक नहीं होता। बट जिन बाइक्स में आपका यानी स्लीपर क्लच नहीं होता और आप बहुत एग्रेसिव डाउनशिफ्ट करते हो, ठीक है, गियर्स का, तो पिछला लॉक जो टायर है, अगर वो आपकी स्पीड, इंजन स्पीड के साथ सही नहीं बैठ रहा है, तो वो बीच के अंदर, ठीक है, उसकी लॉकिंग होती है हल्का सा, यानी टायर एक तरीके से जंप कर जाता है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है और मैक्सिमम लोगों को ये नोटिस भी नहीं होगी। बट आई होप जो नेक्स्ट एक्सपल्स आए तो उसके अंदर कंपनी स्लीपर क्लच का यूज़ पक्का करे। अभी तक इस बाइक में कोई भी एक ऐसा इशू नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि आप ये बाइक को मत खरीदिए। सारी की सारी चीज़ें बहुत ही यानी माइन्यूट हैं, ठीक है, और वो किसी भी नई बाइक के साथ होती है। जब मैंने थंडरबर्ड नहीं खरीदी थी तो मेरे को टैंक के ऊपर काम कराना पड़ा था बिकॉज देयर वाज अ वाइब्रेशन टू इट, तो उसकी पैकिंग करानी पड़ती थी। और वो पैकिंग एक्चुअली मुझे कई बारी करानी पड़ी जब तक कि वो प्रॉपरली डायग्नोज नहीं हुआ, जब तक कि वो बाइक 2000 किलोमीटर नहीं चल गई। इस तरह के छोटे मोटे इशूज़ चलते रहते हैं। सो कमिंग टू द एवरेज, बाइक 45 किलोमीटर पर लीटर के राउंड अबाउट की एवरेज अभी हमको दे रही है, जो कि बहुत ही अच्छी है। और मेन थिंग, मेरे को नहीं लगा था कि एवरेज मेरे लिए कोई इतना ज़्यादा मैटर करेगा, बट सरप्राइजिंगली और ऑनेस्टली भाई मैटर करता है। मेरे को सोचना नहीं पड़ता है इस बाइक को लेके जाने के लिए कहीं पे भी, क्योंकि अब देखो इसका रीज़न क्या है कि थंडरबर्ड एक्चुअली 28 से 30 की एवरेज देती है,
तो पहाड़ी एरिया में उल्टा और भी कम जा सकती है, 24-25 का राउंड अबाउट भी चली जाती है, और हाईवे के ऊपर 30 की एवरेज वो दे देती है। कंपेयर टू दैट 45 किलोमीटर की एवरेज मेरे को यहाँ पे मिल रही है पहाड़ी एरिया के अंदर, और हाईवे पे आई एम प्रिटी श्योर कि इससे थोड़ी ज़्यादा ही मिलेगी। और अभी तक मेरे को इसके हाईवे एवरेज का नहीं पता है, क्योंकि मैं इसको कहीं लेकर नहीं जा पाया ड्यू टू वेरी बैड वेदर कंडीशन। मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पे एक्चुअली स्नो भी पड़ गई हुई थी, तो अभी आज एक्चुअली बहुत दिनों बाद अच्छी धूप मेरे को मिली है। और डाउन द लाइन पर मैं इसे चंडीगढ़ लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरा सेकंड ऑफिस एक्चुअली चंडीगढ़ के अंदर है, तो वहाँ पर मेरे को पक्का ग्रेंटेड इसके हाईवे एवरेज का पता चल जाएगा, जो कि मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगा। नाउ कमिंग डाउन टू क्वेश्चन जो आप लोगों ने मेरे से बहुत बारी कमेंट सेक्शन में पूछे हैं, मैंने सोचा कि इस वीडियो में थोड़े बहुत उन क्वेश्चंस को भी एड्रेस कर देते हैं, ताकि हमारे नए व्यूअर्स को भी उनके बारे में पता चल जाए, और पुराने व्यूअर्स हैं तो उनको भी उसका आंसर मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मेरे को बार बार वीडियो के अंदर पूछा गया वो था रिगार्डिंग सीट हाइट। तो उसका आंसर है कि हाँ, सीट हाइट इस बाइक की ज़्यादा है, एट 825 mm थोड़ी सी ज़्यादा है, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि आप इसको ना चला सको। तो इसमें मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आप इस बाइक को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, शोरूम तक जाएं, इस बाइक पे बैठें और अपने लिए खुद टेस्ट करें कि क्या आप इस बाइक को चला सकते हैं कि नहीं। क्यों, ये एक बड़ा यार पर्सनल सा, ठीक है, यानी ओपिनियन है कि ये सीट हाइट मेरे लिए कंफर्टेबल है कि नहीं है। क्यों, जो चीज़ मेरे लिए कंफर्टेबल हो सकती है, मैं 6 फीट का हूँ, फर्स्ट डे जब मैं इस बाइक पे बैठा तो मुझे भी ये अजीब लगी। मैं सही बोलूँगा, जब मैं पहली बार इस बाइक पे चढ़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा टॉल लगी थी, और मैं यही सोच रहा था अरे यार ये बाइक कहाँ पे चलाएंगे। मैंने 4V की टेस्ट ड्राइव नहीं ली थी, 2 वॉल्व चलाई हुई थी, तो मैं अपने 2 वॉल्व का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बट विद टाइम अब मेरे को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है। सिमिलरली मेरा फ्रेंड है, ठीक है, अभी रिसेंटली वो मेरी बाइक की यानी टेस्ट ड्राइव लेने के लिए इस पर बैठा, उसकी हाइट 5'7" है, उसको ये बहुत ज़्यादा टॉल लगी। वो बोल रहा था कि भाई ये बाइक मैं नहीं चला पाऊंगा। वहीं पे जो मेरा दूसरा फ्रेंड है जिसकी हाइट सारी की सारी 5'4" है, वो इस बाइक को बहुत ज़्यादा पसंद करके गया और वो इसकी बुकिंग कराने के मूड के अंदर है। तो जो सीट हाइट है इन कंक्लूजन वो एक बहुत ही पर्सनल थिंग है। मेरी रिकमेंडेशन यही है, आप शोरूम पे जाएं और आराम से इसके ऊपर बैठें और फील करें कि क्या आप इस बाइक को संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। क्योंकि मेन थिंग वही आ जाती है कि कॉन्फिडेंस की बात है। अगर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो हाँ आप इसको चलाएंगे, अगर कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं तो सही बात है, आपसे ये बाइक मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर कोई भी बाइक अगर जिस पे आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, हाँ, पर इसके ऊपर ओपिनियन मेक करके मत जाइएगा कि ये सीट हाइट बहुत ज़्यादा है। 825 mm बहुत ज़्यादा सीट हाइट नहीं है, हिमालयन की 800 mm है, सिर्फ हम 25 mm की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक प्राइमरी क्वेश्चन बार बार आ रहा था, तो ये उसका आंसर है। सेकेंडली एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब भी कोई टॉल बाइक हो, ठीक है, हिमालयन हो गई, KTM 390 एडवेंचर होगी, एक्सपल्स होगी, हम इंडियंस के पास बहुत ज़्यादा यानी इस तरह की ADV कैटेगरी की बाइक्स पहले नहीं थी, इंडिया में आती ही नहीं थी। एक अपने पास इम्पल्स थी जो कि हीरो का पुराना प्रोडक्ट था और उसकी भी सीट रेट कम होती थी। ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी भी जगहों पे ADV बिकती हैं वहाँ पे एक बड़ी फंडामेंटल थिंग है, ADV को राइड करने का तरीका ही बिल्कुल डिफरेंट है कंपेयर टू हमारी और जितनी कम्यूटर बाइक्स हैं उनसे। तो उससे एक्चुअली कहने का मतलब क्या है मेरा कि अगर आपको ADV पे बैठना है तो आप एक सिंपल सा रूल बांध ले, आपके मैक्सिमम ADVs के अंदर दोनों पैर नीचे नहीं लगते हैं। हाँ, जैसे हमारा कम्यूटर बाइक के अंदर या फिर स्कूटी के अंदर जब हम बैठते हैं तो हमारे दोनों पैर एक साथ नीचे लग जाते हैं, ADV के अंदर सिमिलर थिंग नहीं होती है। तो ADV का चलाने का मेथड क्या है कि आपका एक पैर नीचे रहेगा और दूसरा पैर जो दूसरी साइड का फुट रेस्ट है, जहाँ पे आपका यानी ब्रेक पैडल है, उसके ऊपर रेस्ट करेगा। और यही मेथड है कि आप जितनी भी आपकी ये होगी BMW की है, GS 1200 है, ठीक है, उसके बाद फिर KTM की ही आपकी फर्दर और पावरफुल बाइक्स आती हैं। ये जितनी भी टॉल बाइक्स हैं यार, ऑफ कोर्स अगर किसी भी बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 2 फुट का है तो उसके ऊपर आपके दोनों पैर तो नीचे लगेंगे नहीं, क्योंकि वो ग्राउंड क्लियरेंस के चक्कर में बाइक्स टॉल हो जाती हैं। तो ये सिंपल सा उसका मेथड है। उसके ऊपर आप थोड़ी बहुत YouTube वीडियोस देख सकते हैं कि टॉल बाइक को कंट्रोल कैसे करते हैं। आई थिंक बहुत अगर 5'5" भी किसी की हाइट है तो वो इस बाइक को बहुत आराम से चला सकता है, क्योंकि मैंने वीडियोस देखी हुई हैं मिस्टर बुल्लू पटनिक के, बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं वो भी। तो वो एक्सपल्स को लेके पूरी की पूरी मस्तांग वैली नेपाल की कवर कराए थे और उनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है बुल्लू भाई की। तो अगर वो इस बाइक को लेके वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रेन जो है अपना उसको कवर कर सकते हैं तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ पीपल जिनकी हाइट
5 से ऊपर है वो इसको बहुत आराम से ड्राइव कर पाएंगे। बट स्टिल इट्स अ पर्सनल चॉइस। शोरूम पे जाइए, एक बार इसके ऊपर बैठिए और तब आपको पता चलेगा कि आप ये बाइक चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत ज़्यादा आया वो था पिलियन कंफर्ट का। तो यार उसके ऊपर मेरा एक सिंपल सा आंसर है, पिलियन कंफर्ट डिपेंड करता है कि आपका पिलियन कौन है। अगर आपके यानी पिलियन थोड़े छोटे बॉडी फ्रेम के हैं, मे बी छोटे डिस्टेंस के ऊपर ये कंफर्टेबल रहेगा, बट अगर उनका थोड़ा सा लार्जर बॉडी फ्रेम है तो ये डिफ़िकल्ट ही रहेगा, क्योंकि जो पिलियन सीट है वो और ज़्यादा छोटी है कंपेयर टू राइडर सीट से। तो ये एक नटशेल है। बाकी डिपेंड करता है इंडिया के अंदर, यानी लोग अब चेतक के ऊपर भी हम लोगों ने पूरे पूरे बचपन के अंदर ठीक है देश भ्रमण कराई है, और उनकी भी बहुत बड़ी सीट्स नहीं होती थी। तो ये एक बहुत सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है। बट पिलियन कंफर्ट मेरे को जो भी मेरे साथ पिलियन बैठे हैं उन सबका यही था, छोटे डिस्टेंस पे तो खुश थे बट कोई भी लॉन्गर डिस्टेंस के ऊपर मैं लेकर भी नहीं गया हूँ, और उनका यही नटशेल था कि यार सीट थोड़ी सी छोटी है। थर्ड क्वेश्चन जो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आया वो है कि बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है। तो उसका मेरा सिंपल सा है, बाइक की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। तो बहुत ही बढ़िया से क्या मेरा मीनिंग है कि बाइक का पिकअप जो है पर्टिकुलरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप आराम से इसको पहाड़ियों पे लेके कहीं भी जा सकते हो, नो इश्यूज़। हाँ, हाईवे परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा ये फास्ट रन करना चाहते हो, 140 150 की स्पीड तक जाना चाहते हो, तो आई वुड नेवर रिकमेंड दिस बाइक टू यू। अगर वो आपकी पर्टिकुलर मंशा है तो डेफिनेटली आप KTM's देख लीजिए, या फिर TVS की अपनी RR 310 है वो देख लीजिए, ठीक है। बट ये बाइक उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनी ही नहीं है, और मैं इसके लिए आपको रेकमेंड भी नहीं करूँगा इस पर्टिकुलर बाइक को। तो अगर आप नॉर्मल 100 के नीचे ड्राइव करना चाहते हैं, इट्स अ वेरी नाइस बाइक विद अ वेरी पेपी इंजन, ठीक है, बहुत ही प्यारी गियरिंग के साथ, और गियरिंग रेशियोज इतने ज़्यादा बढ़िया हैं। उससे पहले गियरिंग रेशियोज पे आने से पहले लेट्स टॉक अबाउट वन अदर इशू जो कि मेरे को अभी रिसेंटली इस बाइक में मिला है। वो है गियर इंडिकेटर जो पर्टिकुलर अपना है इस बाइक में दिया हुआ, उसका इशू। तो अब वो लेट मी एलोबरेट कि वो पर्टिकुलर इशू है तो है क्या। यार मीटर के ऊपर आपके पास गियर इंडिकेटर इन्होंने दे रखा हुआ, बट वो गियर इंडिकेटर जो है वो ऐसा अजीबोगरीब सेटअप हुआ रखा है कि जैसे ही तुम क्लच दबाओगे तो जो गियर इंडिकेटर के अपने वहाँ पे आना चाहिए नंबर कि कौन सा गियर डला है वो गायब हो जाता है, और जैसे आप क्लच छोड़ोगे तो नंबर वहाँ पे शो होगा। अब आपको चाहिए, अगर आप गियर एक्चुअली शिफ्ट कर रहे हो तो जब आप क्लच दबाओ तो वहाँ पे शो होना चाहिए कि कौन सा गियर पड़ा हुआ है, तो वो ऑपोजिटली काम करता है। प्लस गियर इंडिकेटर जो है वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, जो उसका सेंसर है, कि उसको पूरा क्लच लीवर खुला हुआ चाहिए। अगर क्लच लीवर ज़रा सा भी प्रेस हुआ तो गियर इंडिकेटर दिखना बंद हो जाएगा। अब मैं तो यानी परेशान इससे काफ़ी ज़्यादा हुआ। प्लस जिस जगह पे पर्टिकुलर गियर इंडिकेटर अपना दिख रहा है उसके लिए क्लच को बहुत ज़्यादा टाइट करने की रिक्वायरमेंट थी, जिसकी वजह से मैं प्रॉपरली गाड़ी नहीं चला पा रहा था। तो मैंने अपना क्लच भाई लूज़ करा लिया, क्लच लीवर, और अब मैं बहुत आराम से चला रहा हूँ। और जो मेरा सोल्यूशन है गियर लीवर इंडिकेटर का, वो सिंपल सी बात है कि गियर लीवर इंडिकेटर को देखो ही मत। जैसे हम पुरानी बाइकें चलाते थे, आपको खुद पता होता है कि कौन सा गियर चला हुआ है, बाइक अगर दूसरा गियर मांग रही है तो आप वो वाला पर्टिकुलर गियर डाल दें। पर्टिकुलर नहीं चल रहा है, ठीक है, आपको पता, तो आप उसको थोड़ा सा लीवर को आगे की तरफ करके नंबर देख भी सकते हैं कि कौन सा गियर अपना डला हुआ। तो ये गियर लीवर इंडिकेटर का इशू है, और ये मेरा सोल्यूशन है कि अपने जैसे पुराने हम लोग टाइम से बाइक्स चलाते हैं, विदाउट लुकिंग एट द गियर इंडिकेटर, ड्राइव इट बाय द फील, और जो भी पर्टिकुलर अपना गियर अभी डिमांडेड है उसी हिसाब से इसको भी आप ड्राइव करेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगी। कमिंग टू अनदर, यानी एक क्वेश्चन मेरे को बीच में किसी ने पूछा था, ये है कि ओल्ड एक्सपल्स से ये वाली एक्सपल्स कैसे डिफरेंट है। तो हाँ, ऑन पेपर अपने पास एक तो है कि भाई 1 हॉर्स पावर ज़्यादा है, 1 न्यूटन मीटर टॉर्क ज़्यादा है, बट बेस चेंज क्या हुआ। तो लेट मी टेल यू कि देयर इज़ अ वेरी फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द बोथ बाइक्स। हाँ, देखने में बहुत ज़्यादा विजुअल अपील चेंज नहीं होती है, और मैं इस पर एक्चुअली कमेंट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने दोनों बाइकें चलाई हुई हैं एक्सटेंसिवली। मैंने पुरानी वाली एक्सपल्स रैली किट के साथ चलाई हुई है, और ये वाली एक्सपल्स तो चलो मैं ओन ही कर रहा हूँ खुद। तो लेट्स टॉक अबाउट द ओल्ड एक्सपल्स फर्स्ट। तो मेरी ओल्ड एक्सपल्स के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है वो पर्टिकुलर रहा है, मेरे पास रैली एक्सपल्स मेरे फ्रेंड की थी, मिस्टर नवीन है, ठीक है, जो कि फ्रेंड्स एडवेंचर अपनी कंपनी चलाते हैं गुजरात के, वन ऑफ द प्रीमियम, ठीक है, एडवेंचर कंपनी, और ये रैली राइडर है।
तो ये अपनी बाइक मेरे पास किसी कारणवश पिछले जो सेकंड लॉकडाउन था उसमें छोड़ गए थे। तो इस बाइक को चलाने के बाद, दिस इज़ अ रैली किट बाइक विद अ वेरी बिग स्प्रॉकेट, जो कि यानी रैली पर्पसेस के लिए सेट हुआ पड़ा हुआ था। तो उस बाइक की यानी पिकअप जो थी अच्छी थी, और उसमें इतनी रिफाइनमेंट नहीं थी, बट ओवरऑल बड़े स्प्रॉकेट होने की वजह से बाइक की पिकअप काफ़ी अच्छी थी। अब जब मैंने नई एक्सपल्स देखी, पहले तो यार इसकी टेस्ट ड्राइव तो अवेलेबल थी ही नहीं क्योंकि बाइक्स इतनी नहीं थी, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको फुटेज में देखी और मैंने जब नोटिस किया कि हाँ इसमें एक बड़ा स्प्रॉकेट दिया हुआ है, तो आई रियलाइज्ड कि हाँ इसकी भी पिकअप जो है ठीक है उतनी ज़्यादा पेपी रहेगी जितनी कि रैली किट वाली मेरे नवीन फ्रेंड की बाइक की थी। तो उस चीज़ को पर्टिकुलर देखते हुए मैंने इसे बुक कर लिया। अब जब बाइक मेरे पास आई और जब मैंने ड्राइव करना स्टार्ट किया, तो आई वॉज अमेज्ड कि उतनी ज़्यादा पिकअप मेरे को फर्स्ट गियर में नहीं मिली, इतना बड़ा स्प्रॉकेट होने के बाद भी मेरे को वो चीज़ समझ नहीं आई। बट अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग होती है वो है इंटरनल गियर चेंजेस। जो पुरानी एक्सपल्स है और जो नई एक्सपल्स है, दोनों के इंटरनल गियरिंग्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये आपको कब पता चलेगा? आप जब दोनों के मैनुअल पढ़ोगे। तो दोनों के मैनुअल पढ़ने के बाद मेरे को एग्जैक्टली पता चला कि जो इंटरनल गियर रेशियोज हैं पुरानी एक्सपल्स के और जो नई एक्सपल्स के, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दोनों में ऑयल भी जो है डिफरेंट यूज़ होता है। नई वाली के अंदर प्योर सिंथेटिक ऑयल यूज़ होता है इंजन ऑयल के तौर पे, ठीक है। तो इस तरह के माइन्यूट चेंजेस हैं। अब गियरिंग रेशियो से क्या डिफरेंस आता है बड़ा स्प्रॉकेट होने के बाद भी? देखो बेसिक से इतना डिफरेंस है कि फर्स्ट गियर अब अपना और जो सेकंड गियर है वो काफ़ी टॉल है। थर्ड गियर एक तरीके से डू इट ऑल गियर है। अगर आपने तीसरे गियर में डाल दी है बाइक, तो आप 16 की स्पीड से लेके 60 की स्पीड तक इस बाइक को आराम से खेलते रह सकते हो। इट लिटरली एक्ट्स लाइक अ बुलेट। जैसे अपने बुलेट का ट्रैक्टर फैक्टर होता था कि आपने को गियर में डाल दिया और बिल्कुल स्लो आप चलते रहो, और उसके बाद आपने गियर शिफ्ट करा और वो चलती रहेगी। इट एक्ट्स लाइक दैट। तो ये एक पर्टिकुलर गियर शिफ्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और आई लव इट्स गियरिंग नाउ। सिटी के लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी नाइस बाइक। आपको बहुत ज़्यादा गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस तीसरे में डालो और भूल जाओ। स्प्रॉकेट के अंदर दोनों बाइकों के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जो नई वाली है उसका काफ़ी बड़ा स्प्रॉकेट है, पुरानी वाली का छोटा स्प्रॉकेट होता था। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ये फंडामेंटल यानी फैक्टर्स है जो कि मेरे अभी दिमाग में आ रहे हैं। एक क्वेश्चन और मेरे दोस्त का था, वो था कि यार ये तो सारी की सारी 200 सीसी की बाइक है, तो पहाड़ों में कैसे चलेगी रुद्राक्ष? तो इसके ऊपर मैं कमेंट करना चाहूँगा कि पहाड़ों में आप कितनी स्पीड बाइक चलाओगे? देखो, पहाड़ों में आप कितनी स्पीड पे बाइक चला लोगे? पहाड़ों में आप 40-50 से ऊपर बाइक वैसे भी नहीं खींच सकते क्योंकि वो सेफ ही नहीं है। तो आपके पास चाहे 1000 सीसी की बाइक हो, चाहे आपके पास 100 सीसी की बाइक हो, पहाड़ों के अंदर आप 40 से 50 के ऊपर वैसे भी ड्राइव नहीं कर सकते हो। स्पेशली जिन रोड्स के ऊपर मैं ड्राइव करता हूँ वहाँ तो कतई नहीं कर सकते हो। अदरवाइज फिर आप नीचे खेत के अंदर बरामद हो गए अगर आपका लक अच्छा हुआ। तो 40 से 50 का बैंड है जो कि आप ड्राइव कर सकते हो पहाड़ों के अंदर। अब उतनी स्पीड एक्सपल्स बहुत आराम से डिलीवर करती है विद इट्स इम्प्रूव्ड गियरिंग और 19 bhp इंजन के साथ। ये बाइक बहुत ही प्यार से पहाड़ों के अंदर परफॉर्म करती है इस पर्टिकुलर स्पीड लिमिट के अंदर। हाँ, इससे ऊपर भी जा सकती है, अगर आप अच्छे तरीके थ्रॉटल खोल दोगे तो ज़्यादा स्पीड मिल ही जाएगी, बट 40 से 50 ये बाइक बहुत अच्छे तरीके दे देती है। और इस चीज़ को समझने में मुझे भी टाइम लगा। देखो, आई वॉज एक्चुअली नॉट एक्सपल्स फैन। मैं पहले, ठीक है, हिमालय यानी KTM 390 एडवेंचर लेने जा रहा था। तो ऐसा क्या हुआ कि मैंने एक्सपल्स खरीद ली? उसका सबसे बड़ा रीज़न है ये दो लोग। एक ये नवीन, ठीक है, जो कि फ्रेंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड चलाते हैं, एडवेंचर कंपनी गुजरात के अंदर। दूसरे हैं मिस्टर नवनीत, जो कि खंडित पंडित के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर है। ये दोनों रैली रेसर हैं। तो ये दोनों एक्सपल्स चलाते हैं और रैलीज भी कर चुके हैं। नवनीत जो है अपनी बाइक को पूरे के पूरे विंटर स्पीति से लेके लेह लद्दाख हर जगह कवर कर चुका है, ठीक है। और नवनीत भी जो है हर अपने सीज़न के अंदर पूरा का पूरा लेह लद्दाख जो है अपनी बाइक के ऊपर एक्सपल्स पे कवर कर चुके हैं। तो इन दोनों की बाइकों को देख के और इन दोनों के एक्सपीरियंसेस को देखने के बाद और समझने के बाद आई रियलाइज कि एक्चुअली पहाड़ों में आप कितना ज़्यादा खींच लोगे बाइक को? आप खींच ही नहीं सकते। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आई रियलाइज कि हाँ यार, एक्सपल्स कैन बी अ वेरी सेंसेबल अप्रोच, ठीक है। इस प्राइस फैक्टर के अंदर और पर्टिकुलर इस पावर यानी कैटेगरी के अंदर एक्सपल्स बहुत ही बढ़िया बाइक है। स्पेशली अगर आपका एडवेंचर टूरिंग करने का मूड है तो एक्सपल्स को ज़रूर देखें। तो ये एक तरीके से मेरा छोटा सा मोटो व्लॉग था। अब मैं थोड़ी सी फुटेज आपको बर्फ़ की ऐड कर दूंगा, तो अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली तो मैं ओरिजिनल ऑडियो डालने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज़
Just enjoy the view. Take care. This is Rudraksh signing off. Have a great time. See you soon. तो ठीक है, अब हम सक्सेसफुली एटलीस्ट खजियार से बाहर आ चुके हैं। अब हमें नीचे यहाँ से जो एरिया था गेट, वहाँ तक ज़रा ध्यान से ड्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन फ्रोज़न एरिया है वो सारा का सारा। बट ओवरऑल वेरी नाइस एक्सपीरियंस। और बाइक ने भी बहुत बढ़िया साथ दिया। It is easier to handle bike in situations like this. So अभी देखेंगे लेह लद्दाख नेक्स्ट ईयर नहीं आने इसी ईयर 2022 में। अभी 2021 से बाहर ही नहीं निकल पाया। ऐसा लगता है कई बार जैसे 2020 से ना जिंदगी कुछ थम सी गई है। उससे पहले अपने फोकस ही लाइफ के कुछ और थे, और कुछ हो ना हो यार, कोरोना ने ना कुछ रियलिटीज सामने ला के रख दी हैं, कुछ सच्चाइयाँ। जो हम एक भीड़ जैसी में भाग रहे थे ना, शायद जरा जो एक ब्रेक लगा तो रुक के सोचने का मौका जरूर मिला है कि यार कहाँ भाग रहे हैं, किधर जा रहे हैं। और जो बाकी चीज़ें जो एक तरीके से फॉर ग्रांटेड ले लेते थे, वो भी अब ज़रा नोटिस में वापस आने स्टार्ट हुई हैं। जैसे कि फैमिली, द पीपल वी लव, थिंग्स दैट मेक अस हैप्पी। एक तरीके से बैक ट्रैक पे चली जाती हैं चीज़। अब आप काम करने लगते हो ना, और आपको पता भी नहीं चलता कि कब जो चीज़ें कभी आपकी लाइफ की प्रायोरिटी होती थी, वो प्रायोरिटी नहीं, एक तरीके से बस ओह अरे पानी पड़ा है, रुक के देखो कहीं कैमरा तो नहीं गिला हो गया। नहीं नहीं, कैमरा ठीक है, ठीक ही है, हाँ ठीक है। तो मैं कह रहा था जो चीज़ें लाइफ की प्रायोरिटी होती थी कभी, और वो कब प्रायोरिटी से हट गई, कब बॉस की क्लाइंट की डेडलाइन ज़्यादा मैटर करने लग पड़े, वो सारी चीज़ें फिर से कोरोना के बाद से एटलीस्ट मेरे लिए तो फोकस में वापस आ गई है। हाँ, लेट्स यार लाइफ को सिंपल बनाओ। डू थिंग्स दैट गिव यू हैप्पीनेस, से थिंग्स दैट यू मीन, क्योंकि कोई पता नहीं कब इस धरती पे जो बड़ा पेशेंस टाइम आपका आया वो पूरा हो जाए, और क्या पता जिन लोगों के लिए आपके दिल के अंदर जो चीज़ें आप बोलना चाहते हो वो बचे ना बचे। तो इसलिए थोड़ा सिंपल सा, थोड़ा सरल सा जीना सीखें। तो हाँ, 2022 में मेरी यही आपसे गुजारिश होगी, लेट्स मेक थिंग्स सिंपल, लिव अ लिटिल बिट मोर, लव अ लिटिल बिट मोर, और क्या, बाकी एंजॉय मारो। थिंग्स जो इम्पोर्टेंट है उन पर फोकस करो, नॉट इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है। हाँ, मैं रियलाइज़ करता हूँ कि पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है, हर किसी को कमाना चाहिए, और उतना कमाना चाहिए जितना वो कमा सकता है कंफर्टेबली। बट एट द सेम टाइम आपकी फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, आपके पेरेंट्स भी इम्पोर्टेंट है, आपकी वाइफ, आपके गर्लफ्रेंड्स भी इम्पोर्टेंट है। तो थिंग्स को फॉर ग्रांटेड लेना यार थोड़ा कम करते हैं। घर में एटलीस्ट 1 घंटा अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, बट वो 1 घंटा बैठने का मतलब है फ़ोन लेके नहीं, सही में बैठो,
Let's talk, let's laugh. Be there, present role. जो भी आपकी लाइफ में लव्ड वन है उनके साथ बात करो, पूछो उनका दिन कैसा गया, बोलो। अगर तुम उनको प्यार करते हो तो उनको बोलो, उनको पता होना चाहिए। और हाँ, सुनने में थोड़ा चीज़ी लगेगा, बट सीरियसली एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, दिन में 5 बारी उसे आई लव यू करो। उन्हें पता होना चाहिए अगर वो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है तो कितना इम्पोर्टेंट है। लगता है मैं फिलोसफी के सेशन में निकल गया ड्राइव करते करते। क्या करें, जो पहाड़ होते हैं ना, इनका कुछ इफेक्ट ही ऐसा होता है। मैं तो बोलूँगा लगभग थेरेपी और मेडिटेशन का मिक्सचर होती है बाइक राइडिंग। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे कल में नहीं रह सकते, आप यहाँ पे ना पास्ट में रहते हो ना फ्यूचर में रहते हो, आप अभी में होते हो। जो कुछ भी है अभी, और ये जो अभी है ना, ये बहुत ज़रूरी है इसको रियलाइज करना। अच्छा सा व्यू है, मौसम ठंडा है, बस अभी के मज़े लेते रहो, धीरे धीरे चलते रहो। यहाँ चल क्या रहा है, यहाँ पे वही वाला हल हो गया, पहले आप पहले आप। तो डिफरेंट काइंड ऑफ एक तरीके से ब्लॉग होगा, इसमें हमने बाइक के बारे में बात करी, व्यूज़ भी देखे, और साथ ही में थोड़ा बहुत ज़रा फिलोसफिकल सेशंस के अंदर हम चले गए, फिलोसफिकल सेशंस। चल रहा है सही सही। अब मुझे ये नहीं पता कि इसकी गोप्रो की कितनी बैटरी बची हुई। अरे मैं इसे पता नहीं गोप्रो की बोल देता हूँ, यानी मेरे एक्शन कैम। ओके दोस्तों, होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करिए। हैव अ नाइस डे। रुद्राक्ष साइनिंग ऑफ। सी यू सून।